हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स पहले भी बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी आपको एज इट इज जरूर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ ताकि बहुत इजीली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सभी को हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ जिसमें हम आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाएंगे। इसके लिए 30 डेज का न्यू बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको रोज लाइव लेक्चर्स मिलेंगे और इसके साथ आपका सिलेबस भी कवर हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मॉर्निंग बैचेस को ज्वाइन नहीं कर सकते, उनके लिए हम सेपरेट एक इवनिंग सेशन भी लाइव स्टार्ट करने वाले हैं ताकि आप सभी बहुत इजीली अपनी तैयारी कर सकें और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। ये समय ऐसा है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसके लिए हम आपको इंग्लिश और हिंदी में अपडेटेड मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाए हैं जिसमें हर क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी ताकि अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन है तो बहुत इजीली उसका सॉल्यूशन भी आपको इमीडिएटली मिल जाए। तो लिमिटेड पीरियड के लिए ये बहुत अच्छा डिस्काउंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। स्टूडेंट्स, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 14 नवंबर तक ही वैलिड रहेगा, तब तक आप इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा फ्री वीडियोस है, मॉक टेस्ट है जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर मिलेंगे। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पर यूनिट वाइज फोल्डर्स आपको मिलेंगे। आपके स्टेट के एग्जाम के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें से कि एज इट इज सवाल गारंटेड आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये नंबर आपको दे रही हूँ, आप इस पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है आईसीटी यूनिट से। ठीक है, इसमें पूछा गया है स्टेटमेंट वन में अ डीवीडी और सीडी यूजिंग द लेटर आर इंडिकेटेड दैट इट इज रीड ओनली। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने डीवीडी और सीडी ये टर्म तो सुनी ही होंगी। इसमें एक टर्म यूज होती है, एक वर्ड यूज होता है जिसको आर बोला जाता है। इसमें बोला गया है कि आर का मतलब होता है रीड ओनली, यानी कि इसमें से सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, जो कुछ भी चीजें हैं उसको देख सकते हैं, लेकिन उसमें नया कुछ ऐड नहीं कर सकते। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है वेब ब्राउजर्स आर यूज्ड टू अलाउ अ यूजर टू गेन एक्सेस टू द इंटरनेट, यानी कि वेब ब्राउजर्स की मदद से एक यूजर को हम अलाउ करते हैं कि वो इंटरनेट को यूज कर सके। अब देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत हैं। क्यों? क्योंकि डीवीडी और सीडी में जो आर वर्ड होता है ना, उसका मतलब रीड ओनली नहीं होता, उसका मतलब होता है री राइटेबल या फिर रिकॉर्डेबल। ठीक है, जिस भी डीवीडी और सीडी में रीराइटेबल या फिर रिकॉर्डेबल या फिर सिंपली आर लिखा होगा, उसका मतलब ये होता है कि इसमें जो गाने हैं, मान लीजिए एक सीडी में या एक डीवीडी में कुछ सॉन्ग्स में लेकर के आई हूँ, अगर उसमें आर लिखा है तो हम उन सॉन्ग्स को डिलीट करके न्यू सॉन्ग्स भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आर का मतलब रीड ओनली नहीं होता, इस केस में होता है रीराइटेबल और रिकॉर्डेबल। एंड स्टेटमेंट टू में जो बोला है वेब ब्राउजर्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं। देखो, वेब ब्राउजर्स का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, वो है गूगल क्रोम। ठीक है, आपने गूगल क्रोम का नाम सुना होगा, मोजिला फायरफॉक्स का नाम सुना होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इंटरनेट एक्सप्लोरर सुना होगा। इस तरह से आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने होंगे। ये सारे क्या है, अगर हम लोगों को इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करना है, गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करना है, तो हम लोग गूगल क्रोम में जा करके वहां पे सर्च करते हैं। तो ये है वेब ब्राउजर, जो कि इंटरनेट पे कुछ भी चीजें हैं उसको सर्च करने में हमें मदद करता है। लेकिन इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि इसकी मदद से हमें इंटरनेट मिलता है, तो इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। सो इस अकॉर्डिंग देखेंगे तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्टोरल स्किल काउंसिल विल बी इनक्यूबेटेड बाय, यानी कि क्षेत्रीय कौशल परिषदों का विकास किसके द्वारा किया जाएगा? नीति आयोग, इंडियन स्टैंडर्ड्स काउंसिल, यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रीय कौशल परिषद यानी कि सेक्टोरल स्किल काउंसिल क्या होती है। तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स को
या फिर जो क्वालिफिकेशन बॉडीज होती हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं, ट्रेनर्स, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उन सबको लॉन्च करने, स्किल से किसी पर्सन को कोई मतलब स्किल सिखानी है हमने, एक टीम को कोई नया स्किल सिखाना है, उन सब चीजों के लिए जो काउंसिल्स बनी होती है वो होती है सेक्टोरल स्किल काउंसिल। ठीक है, सो इसका विकास किसके द्वारा किया जाएगा? इसका विकास होगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। ओके, सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सो इसको अगर एग्जाम में आपके पास NSDC लिखा होगा तो आप लोगों ने इजीली आइडेंटिफाई कर लेना है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो NSDC क्या होता है? ये एक स्किल डेवलपमेंट कमेटी है जो कि फंड प्रोवाइड कराती है बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को। किस लिए फंड देती है? ताकि वो लोगों को आगे जो लेटेस्ट स्किल्स हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर स्किल की जरूरत है वो उनको वो प्रोवाइड करा सके, वो चीजें उनको वो सिखा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन यूनिट स्टूडेंट्स हमारी फोर्थ यूनिट है, राइट? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कम्युनिकेशन इज इनएविटेबल। तो इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा है संचार अपरिहार्य होता है, यानी कि इसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन इज यूजुअली टेकिंग प्लेस इवन व्हेन समवन डज नॉट वांट और इंटेंड टू कम्युनिकेट। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से मैं समझाती हूँ कि अगर पर्सन ए पर्सन बी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, सो कम्युनिकेशन इनएविटेबल कब होगी? जब ए तो बात करना चाहता है लेकिन पर्सन बी जो है वो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता, वो बिल्कुल भी इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है कम्युनिकेशन इज नॉन सोशल। तो कम्युनिकेशन सोशल होता है या नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आ जाती है। ठीक है, तो सोशल होना या नहीं होना ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कंडीशन पे। ठीक है, यानी कि सामाजिक। कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल। कम्युनिकेशन क्या अपरिवर्तनीय होता है? अब देखो, मैंने आप लोगों को, मान लीजिए पर्सन ए और पर्सन बी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ए ने बी को कोई सीक्रेट बता दिया, ठीक है, बी ने वो चीज सुन ली, तो क्या वो उस चीज को रिवर्स कर सकता है? बाद में रिग्रेट तो ए को हो रहा है कि मुझे ये सीक्रेट नहीं बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बता दिया, तो क्या वो उसको इरिवर्स उसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन इज कम्युनिकेशन इज कल्चरल। ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक होता है कम्युनिकेशन। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है। अब देखो, मान लीजिए कि कोई पर्सन किसी लैंग्वेज में, जैसे मराठी लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें, तो क्या है, ये हम अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इज कंप्लीटली कॉमर्शियल। कम्युनिकेशन क्या सिर्फ व्यवसायिक होता है? नहीं होता है। जनरल बातें भी तो होती है, तो वो सब कॉमर्शियल के अंदर तो नहीं आता। ओके, सो आप सभी को मैंने ये सारे ऑप्शंस बता दिए। अब अगर हम देखें, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी। तो ये तब सभी स्टेटमेंट्स क्या हैं? ट्रू हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस पावर्ड बाय। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलिसिस को अचीव करने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि हमें किसकी जरूरत है? पावर की जरूरत है सबसे पहले। ओके, सो दिस प्रोसेस टू मेक ग्रीन हाइड्रोजन इज पावर्ड बाय रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएगा विंड यानी कि हवा, और सोलर एनर्जी यानी कि जो सूर्य की किरणें होती हैं। तो ये आ जाता है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर। दैट मेक्स ग्रीन हाइड्रोजन द क्लीनेस्ट ऑप्शन। ठीक है, विंड और सोलर से जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, यूज होती हैं, वो सॉरी ग्रीन हाइड्रोजन होती है, वो सबसे क्लीनेस्ट होती है। राइट, सो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। स्टूडेंट्स, अभी ये जो 4 क्वेश्चंस हमने देखे हैं, अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन है तो भी कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HDMI ports allow output both audio and visual from a computer to an HDMI enabled devices. HDMI is an acronym for। अब देखो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस ना ICT यूनिट में से हमेशा पूछे जाते हैं।
एंड इसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या लिखा है, ये डेफिनेशन हमें नहीं आती। आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पढ़ना है एक बार, देन देखो इसमें सिर्फ ये पूछा है कि एचडीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है। बाकी का ये जो है डेफिनेशन, उसको आप कुछ टाइम के लिए इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ एचडीएमआई की प्रॉपर्टीज आपको बताई गई हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। सो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस एक स्पेसिफिकेशन होता है जो कि कंबाइन करता है ऑडियो और वीडियो को एक सिंगल डिजिटल इंटरफेस में। अब देखो, हम जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये लेक्चर देख रहे हो, इसमें ऑडियो भी आपको दिखता है, आवाज भी सुनाई देती है एंड वीडियो भी दिख रही है, ये जो सामने पीपीटी नजर आ रही है। ठीक है, तो एचडीएमआई क्या करता है, ऑडियो और वीडियो को कंबाइन करता है एंड एक डिजिटल इंटरफेस में उसको यूज करता है। ठीक है, जिसको कि वो डीवीडी के फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं, डीटीवी के फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। डीवीडी मैंने आपको बता दिया पहले क्वेश्चन में क्या होता है, एंड डीटीवी होता है डिजिटल टेलीविजन। ठीक है, सो डिजिटल टेलीविजन प्लेयर्स जो होते हैं वहां पे भी इन चीजों को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, जिसमें कि स्टेटमेंट वन बोलती है इफ अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। ठीक है, अगर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वैलिड है एंड इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू, वी से दैट आर्ग्यूमेंट इज साउंड। स्टेटमेंट टू बोलती है इफ एन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू, वी से इट इज कोजेंट। ओके, सो सबसे पहले इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं ये आप जान लीजिए। सो इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर सीरीज जो बनाई है उसमें भी आपको डिटेल में बताया था, बट फिर भी अगर आप नए हो तो मैं फिर बताती हूँ कि इंडक्टिव जो भी चीज नीचे से ऊपर की ओर जाती है वो इंडक्टिव होती है। एंड डिडक्टिव, डिडक्ट करने का मतलब ये होता है कम करना। अब किसी चीज को कम कब किया जाता है, जब ऊपर लेवल से नीचे लेवल की ओर आती है। तो ये है इंडक्टिव डिडक्टिव, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को वैलिड माना जाता है। इसको वैलिड माना जाता है जब इसके प्रीमाइसेस, यानी कि ऊपर वाली स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट भी इसमें सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसा ही है, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, अगर प्रीमाइसेस ट्रू है तो उसका कंक्लूजन भी ट्रू होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है इफ एन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू, वी से इट इज कोजेंट। ठीक है, सो इसमें अगर प्रीमाइसेस ट्रू है एंड यहां से हम फॉलो करते हुए पहुंचे हैं तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। सो इस अकॉर्डिंग अगर देखें, सो ऑप्शन नंबर वन हियर इज द राइट आंसर, क्योंकि इधर स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च मेथडोलॉजी पर बेस्ड, which of the following are excluded in scientific research। so scientific research में किस किस को शामिल नहीं किया गया है। पहला है एम्पेरिसिज्म, रिमूवल ऑफ एरर्स, सब्जेक्टिविटी, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, नॉन प्रिडिक्टिव इन्फेरेंसेस। साइंटिफिक रिसर्च जानना पहले जरूरी है आपके लिए। सो साइंटिफिक रिसर्च में डिलीजेंट इंक्वायरी होती है। इसमें क्या होता है, एक सिस्टेमैटिक ऑब्जर्वेशन होती है। अब देखो स्टूडेंट, साइंटिफिक रिसर्च में अब आपको इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, एक सिस्टम के साथ काम करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कभी भी कोई भी केमिकल उठाया एंड उसको मिला दिया, ऐसा तो नहीं होता। वो क्या होता है, एक सिस्टम के साथ वो हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं, हर एक चीज को ध्यान से देखते हैं, उसके बाद अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है, सो मोस्ट साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स में एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो किस किस चीज को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया ये आपको बताते हैं। सो इसका राइट आंसर है सी, डी एंड ई ओनली। ठीक है, इस क्वेश्चन में समझाने का कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को साइंटिफिक रिसर्च का मतलब पता है तो आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसमें एक टर्म है, उन स्टूडेंट्स को बता देना चाहती हूँ जो कि पहली बार अभी यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हैं। अनएथिकल रिसर्च एप्टीट्यूड जो हमारी यूनिट 2 है, इसमें रिसर्च एथिक्स नाम का एक टॉपिक आता है, जिसमें कि एथिकल अनएथिकल प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता।
हर एक काम को करने के लिए कुछ नैतिकताएं होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। सो साइंटिफिक रिसर्च में एक तो सब्जेक्टिविटी नहीं होती है, इसकी जगह ऑब्जेक्टिविटी होती है। अनएथिकल प्रैक्टिसेस यानी कि अनैतिक, यानी कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होती है, एथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। नॉन प्रिडिक्टिव इंटरफेसेस, प्रिडिक्ट करना मतलब भविष्यवाणी करना हम बोल सकते हैं। आगे हम क्या करने वाले हैं, क्या इसका आंसर आएगा, वो प्रिडिक्ट करना हो सकता है। सो ये नॉन प्रिडिक्टिव इन्फेरेंस नहीं होता, ये प्रिडिक्टिव इन्फेरेंस होता है। इसी वजह से सी, डी एंड ई ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, क्योंकि इसमें पूछा गया था किसको शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चंस इस तरह के आ गए हैं। यूजीसी नेट एग्जाम में अब इस तरह के क्वेश्चंस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसमें पूछा गया है, वर्बल फॉर्म इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इन्फेरेंस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, यानी कि शास्त्रीय भारतीय स्कूल ऑफ लॉजिक के अनुसार मौखिक रूप अनुमान का एक अभिन्न अंग है। वर्बल फॉर्म होता है बोलकर। अब जैसे मैं आप लोगों को बोलकर कोई बात बता रही हूँ, पर्सन ए पर्सन बी से बोलकर बात करता है, पर्सन सी पर्सन डी से इशारों में बात करता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि बोलकर बातचीत करना जो होता है, ये क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक के हिसाब से एक इन्फेरेंस होता है, इन्फेरेंस का पार्ट होता है। स्टेटमेंट सेकंड बोलती है, क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक डिस्टिंग्विशेस बिटवीन इंडक्शन एंड डिडक्शन एज इन्फेरेंशियल प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि इस लॉजिक के अंदर ये क्या करता है, इंडक्शन और डिडक्शन में डिफरेंस बताता है एज इन्फेरेंशियल प्रोसेस। ये दोनों इन्फेरेंशियल प्रोसेस के हिसाब से अलग हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखें, सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी, दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें वर्बल फॉर्म के साथ साथ नॉन वर्बल फॉर्म को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है। अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से है। ये हमारा यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से पूछा गया है। लिस्ट 1 में पॉल्यूटेंट्स गिवन है एंड इसमें हेल्थ इफेक्ट्स है, यानी कि किस प्रदूषक की वजह से स्वास्थ्य में कौन सा प्रभाव पड़ सकता है, ये हमें मैच करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नेक्स्ट है ओजोन। एलर्जिक, कार्केनोलॉजी, कार्किनोजेनिक। ठीक है, नेक्स्ट है जो सांस से रिलेटेड बीमारी होती है। नेक्स्ट है ब्लर बेबी सिंड्रोम, यानी कि जो धुंधला दिखने लगता है लोगों को। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें ध्यान से, सो इसकी वजह से क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है लोगों को। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें, सो इससे आंखों में परेशानी होती है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे क्या होता है, कॉसिंजेंसन होता है। एंड ओजोन की अगर हम बात करें, सो इससे एलर्जेनिक होती है। ये इसका हेल्थ इफेक्ट है। ठीक है, next question is the national portal for trainers and assessors, an initiative by National Skill Development Corporation is called. प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक पहल है, जिसको कि किसने बनाया था, इसको तक्षशिला, इसको क्या नाम रखा गया है, तक्षशिला। So Takshila National Portal for Trainers and Assessors is an initiative by NSDC, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। किसके अंडर आता है, ये आता है आपका SIM के अंडर। SIM मतलब स्किल इंडिया मिशन, आप लोगों ने जरूर इसका नाम सुना होगा। ठीक है, सो ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तक्षशिला जो है, ये नेशनल इंडिया मिशन के अंदर आता है। एंड द पोर्टल इज अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म टुवर्ड मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनर्स एंड असेसर्स लाइफ साइकिल। सो जितने भी ट्रेनर्स होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, या फिर मूल्यांकन करता होते हैं, उन लोगों का जो लाइफ साइकिल है, काम करने का तरीका है, जो भी चीजें हैं, उस चीजों को ये मैनेज करने के लिए बनाया
तो इसी के साथ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जिसमें कि आप देख सकते हो, चाइल्ड हु फील्स इट डिफिकल्ट टू डू अ टास्क अलोन इज एबल टू डू इट बेटर विद द हेल्प ऑफ मोर स्किल्ड पीयर्स एंड अडल्ट्स। एक स्टूडेंट ए है, उसको अगर कोई काम दिया जाए तो वो अच्छे से नहीं कर पाते, लेकिन वहीं अगर उनके साथ एक स्किल्ड स्टूडेंट है बी, जो कि उस काम में एक्सपर्ट है, उनको ऐड करके एक टीम बना दी जाए तो ए भी बहुत अच्छा काम करने लगता है किसी की मदद से। राइट, सो इस केस में उनको क्या बोला जाता है? इस केस में उस स्टूडेंट को बोला जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, सो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। ये क्या होता है? इट इज द स्पेस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट असिस्टेंस एंड व्हाट अ लर्नर कैन डू विद अडल्ट गाइडेंस और इन कोलैबोरेशन विद मोर कैपेबल पीयर्स। यानी कि एक पर्सन अकेले में कितना काम कर सकता है? मान लीजिए एक पर्सन अकेले में सिर्फ 10% एवरेज के साथ काम कर सकता है, एंड वहीं अगर पर्सन बी को उनके साथ जोड़ दिया जाए या किसी स्किल्ड पर्सन को जोड़ दिया जाए तो उनका वर्किंग एवरेज जो है वो लगभग 80% पहुंच जाता है। सो ये जो गैप है इन दोनों की, पर्सन ए की परफॉर्मेंस में जो गैप है, इसको बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज statement based questions again. A rapid application of ethical principles is not possible in ethnographic research. सो एथिकल प्रिंसिपल्स जो होते हैं, यानी कि नैतिक सिद्धांत जो होते हैं, उनका रैपिड एप्लीकेशन यानी कि उनका उपयोग करना पॉसिबल नहीं होता है एथनोग्राफिक रिसर्च में। सो एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होता है? ये हमारे पास एक क्वालिटेटिव रिसर्च का ही टाइप होता है, जिसमें कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं किसकी मदद से? सोशल और बिहेवियरल साइंस की मदद से। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है द प्रिंसिपल ऑफ इनफॉर्मल कॉन्सेंट इज थियोरेटिकल एज प्री इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू अफेक्ट रिसर्च फाइंडिंग्स। तो इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट जो होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल जो होते हैं इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट के, वो थियोरेटिकल होते हैं, एज प्री इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू अफेक्ट द रिसर्च फाइंडिंग्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम लोग देखें, सो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। सो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1. Next question is an email message has been sent from A to B. देखो अब क्या हुआ, ईमेल मैसेज ए ने किसको भेजा? बी को भेजा, ठीक है, देन सी को भी भेजा, डी को भी भेजा, ई को भी भेजा एंड एफ को भी भेजा विद द फील्ड्स एज शोन बिलो। ए ने इन 5 लोगों को सेम मेल किया, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने बी को किया, सी और डी को उन्होंने सीसी में ऐड कर दिया, ई और एफ को उन्होंने बीसीसी में ऐड कर दिया। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने कार्बन कॉपी सुनी होगी, सिंपल कार्बन आप लोगों ने बचपन में जरूर देखा होगा। उसमें क्या होता है, एक ब्लैंक पेपर के ऊपर अगर हम उस कार्बन शीट को रखते हैं, उसके ऊपर और एक और शीट को रखते हैं एंड उसमें लिखते हैं कुछ भी, एंड उसमें कुछ भी अगर हम लोग लिखते हैं तो वो सारा कार्बन के नीचे वाले यानी कि इस पेपर पे एज इट इज लिखा जाएगा, है ना। सो ये होता है कार्बन कॉपी एंड बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अंधा। यानी कि हमने बीसीसी में जिस भी कैंडिडेट को ऐड किया होता है ईमेल करते समय, उसका नाम किसी को भी नहीं दिखता। वो ब्लाइंड होते हैं, उनको किसी का नहीं दिखता और किसी को भी उनका नाम नहीं दिखता सिवाय उस पर्सन के जिसने मेल भेजा हो। तो इसमें पूछा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। एफ डज नॉट नो दैट सी वॉज सेंट द मैसेज। इसमें बोला गया है कि एफ को नहीं पता कि सी को भी मैसेज भेजा गया है। C does not know that D was sent the message। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बोला गया है कि D को भी नहीं पता, सॉरी C को भी नहीं पता कि D को भी मैसेज भेजा गया है। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन बोलता है E does not know that F was sent the message। क्या है कि E को नहीं पता कि F को भी मैसेज भेजा गया है। D does not know that B was sent the message। डी को नहीं पता कि बी को भी मैसेज भेजा गया है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग तो आईसीटी पहली बार पढ़ रहे हो, कंप्यूटर पहली बार पढ़ रहे हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है, बट यहाँ पे हम आपको आज स्ट्रेटेजीज बताएंगे। तो राइट आंसर पे पहले जाते हैं, वो है ऑप्शन नंबर 3। देखो कभी भी
बीसीसी के अंदर कोई भी नाम है, किसी भी पर्सन का नाम अगर बीसीसी कैटेगरी के अंदर आता है, तो उन लोगों को नहीं पता होता कि और किस-किस को ये मैसेज गया है। इस समय पे ई और एफ को सिर्फ इतना पता है कि ए ने उनको मैसेज भेजा है। ई को सिर्फ इतना लगता है कि ए ने उसको मैसेज भेजा एंड एफ को सिर्फ इतना पता है कि ए ने उनको मैसेज भेजा। ठीक है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी कि ये अंधे हो चुके हैं, इनको अपने अलावा कुछ दूसरा नज़र नहीं आ रहा कि और ये मैसेज किस-किस को भेजा हुआ है। ओके? एंड वहीं अगर हम लोग कार्बन कॉपी की बात करें, तो डी को ये पता है कि सी को भी मैसेज आया है एंड सी को भी पता है कि डी को मैसेज मिला है। क्योंकि ये सिर्फ कार्बन कॉपी है, ये ब्लाइंड नहीं है, इनको दिख रहा है। ओके, सो आई होप इस तरह से आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी इस टॉपिक पे डाउट है, ठीक है, ईमेल से रिलेटेड जो है इस पे डाउट है, तो मुझे कमेंट कीजिए। मेरे पास एक सेपरेट प्लेलिस्ट का लिंक है, वो मैं आप लोगों को दे दूंगी, जिसमें जरूर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स, व्हेन अ कम्युनिकेटेड मैसेज इज बेस्ड ऑन रेफरेंस टू अनदर, इट इज कॉल्ड। तो कम्युनिकेटेड मैसेज को अगर किसी के रेफरेंस से भेजा जाता है, तो उसको बोला जाता है मेटा मैसेज। सो मेटा मैसेज, मेटा का मतलब क्या होता है? जैसे कभी भी अगर इस टॉपिक की नहीं, मैं जनरल बात कर रही हूँ, मेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बुक है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक बुक है, बुक में ये है चैप्टर नंबर 1, ये है चैप्टर नंबर 2, ये है चैप्टर नंबर 3, इस तरह से मल्टीपल चैप्टर्स हैं। एंड सबसे पहले बुक में क्या होता है? सबसे पहले बुक में होता है हमारे पास इंडेक्स। तो एक्चुअल डेटा क्या है? एक्चुअल डेटा ये चैप्टर्स है और इंडेक्स क्या है? इंडेक्स हमारे पास इसका एक रेफरेंस है। यानी कि ये क्या है? ये डेटा है अबाउट दिस डेटा। Index is what? Index is data or information about this data or this chapter, all these chapters. Okay, so कहीं पे भी communicate किया जाता है किसी के reference की मदद से, so उसको meta message बोलते हैं। Next question is given below are two statements. An increase in CO2 is expected to enhance global plant growth. Okay, and next बोलते हैं deforestation can increase the biosphere's capacity. तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं, ये है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यहाँ पे एक्चुअल में होगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, नो, ये होगा यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, यानी कि स्टेटमेंट को इनकरेक्ट क्यों बोला गया है कि डिफोरेस्टेशन यानी कि जो जंगल काटे जाते हैं उसकी वजह से बायोस्फीयर की कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है, यानी कि जीव मंडल की क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एम्प्लॉइंग ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स? तो ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स की लिमिटेशंस, इजी एक्सेस टू कॉन्फ्रेंस साइट्स कैन बी यूज्ड, email interviews with people in different time zones will be extremely participatory। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ड्रॉप आउट्स में अफेक्ट द डेटा क्वालिटी, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आता है द अप्रोच इज कन्फाइंड टू द पीपल हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट, करेक्ट ऑप्शन। एंड लास्ट है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन पार्टिसिपेंट्स कैन बी फाउंड, सो राइट आंसर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया सी, डी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड पर बेस्ड है। ये वाला क्वेश्चन जो था प्रीवियस, ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड था। रिमेम्बरिंग फैक्टर्स ऑफ मेमोरी और मीनिंग। ठीक है, रिमेम्बरिंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। रिमेम्बर यानी कि किसी चीज को याद रखना, रिटेंशन यानी कि प्रतिधारणा करना कि कितना हम रिटेंशन कर पाते हैं किसी चीज का, रिकॉल मतलब कोई चीज हमने पढ़ी हुई है या उसके बारे में हमें पता थोड़ा बहुत है, वापस उस चीज को हम याद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन अभी आप लोग पढ़ रहे हो, एग्जाम में एज इट इज आ जाएगा, तो आप उसको याद करने की कोशिश करोगे, रिकॉल करने की कोशिश करोगे। रिकॉग्निशन मतलब मान्यता। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम देखें, रिमेम्बरिंग का मतलब होता है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू ट्रेनिंग एंड लर्निंग। रिटेंशन का मतलब होता है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग द मटेरियल लर्न। रिकॉल
का मतलब है मेंटल रिवाइवल ऑफ एक्सपीरियंसेस विच हैव बीन लर्नड। एंड रिकॉग्निशन का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर जनरल रिटेनिंग पावर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंशियंट ट्रीटीज ऑन द साइंस ऑफ मेडिसिन। सो एंशियंट ट्रीटीज यानी कि इनमें से कौन सा चिकित्सा विज्ञान पर प्राचीन ग्रंथ है? चरक संहिता, तुलवा सूत्रा, सुश्रुत सुश्रुत संहिता या फिर योगा सूत्र। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें दो ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, दो ही करेक्ट ऑप्शन है, तो सबसे पहले तो इसको भी हम हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। तो बी और डी या फिर ए और सी, उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चरक संहिता होती क्या है। चरक संहिता इज अ संस्कृत टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा। ठीक है, आयुर्वेदा में इसका ये एक संस्कृत टेक्स्ट है। एंड अलोंग विद सुश्रुत संहिता, इट इज वन ऑफ द टू foundational text of this field that have survived from ancient India, and it is one of the three works that constituted the Tyagis. ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे आपने ये स्टेटमेंट अगर ध्यान से सुनी होगी, तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट्स आती है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये दोनों क्या है, फाउंडेशनल टेक्स्ट होते हैं। सो राइट आंसर है ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इन ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग टीचर एडेड रीडिंग मटेरियल, जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट, ये जो आप मेरे सामने, आप सभी के सामने ये जो दिख रहा है आपको लिखा हुआ, ये क्या है, पीपीटी है, ई कंटेंट है। ठीक है, ऑन ई प्लेटफॉर्म, जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन टीचिंग में, मैंने क्या किया, वर्ड डॉक्यूमेंट, पीपीटी और ये सब चीजें ऐड कर दी। विच ऑप्शन द स्टूडेंट्स वुड चूज, तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या चूज करेंगे, वो करेंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो। ये हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड द सम ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज, ठीक है, इज 975। सो ये तीन नंबर्स क्या है, ये आप लोगों को पता करना है। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को सिर्फ हिंट देती हूँ, आंसर इसका मुझे आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो करना क्या होता है, रेशियो वाले क्वेश्चंस में कभी भी आपको दिया हो तो इन तीन नंबर्स को आप इस तरह से लिख सकते हो, 3x, 5x एंड 7x। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को इस तरह से बताती हूँ, 3x, 5x एंड 7x। इसमें क्या बोला है, तीनों नंबर्स का रेशियो इस तरह से गिवन है। इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 975। ओके, तो जब हम इन सभी नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं तो आपने देखना है, इन सबको प्लस कीजिए, फिर x की वैल्यू निकलेगी, देन x की वैल्यू को यहाँ से डिवाइड कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत इजीली गूगल पे मिल जाएंगे, बस वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट होगी। उन वैल्यूज को यहाँ से चेंज करके आप इसका आंसर मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए 10 अक्टूबर 2022 के इवनिंग शिफ्ट के 20 क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है, यानी कि इस वीडियो का पार्ट 2 मैं आप लोगों के लिए कल लेकर आऊंगी। तो जरूर इस वीडियो को आप सभी एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर, ताकि मैं इस तरह से हर एक साल की जो है सेपरेट क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के लिए लेकर के आऊं, ताकि आप लोग अपनी तैयारी आज से ही अच्छे से शुरू कर सको। So thank you so much for watching this video and I wish you all the best.